Welcome to my YouTube channel. In this lecture, we will discuss about the rehabilitation after stroke. Stroke in physiotherapy is very common disorder जो कि हम न्यूरोलॉजिकल फिजियोथेरेपी में देखते हैं और इसकी रिहेबिलिटेशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हम देखते हैं कि स्ट्रोक क्या होता है, जिसको हम सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट भी कहते हैं। इट इज़ ए CVA क्योंकि ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरीज जो कि जिन्हें हम वेसल्स भी कहते हैं उनका क्या है एक्सीडेंट। इट इज़ कॉमनली रेफर टू एज ए स्ट्रोक। इट इज़ द इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द ब्रेन सेल्स। जब किसी भी वजह से एदर क्लॉट की फॉर्मेशन में हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई जब स्टॉप हो जाती है या कम हो जाती है तो वहाँ पे ब्रेन सेल्स टिश्यूज़ क्या हो जाते हैं, डेड होना शुरू हो जाते हैं और वो जो पार्टिकुलर जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो उसका लॉस हो जाता है एंड दिस वी कॉल्ड एज स्ट्रोक। द ब्रेन टिश्यू दैट हैज़ बीन डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन इज़ डैमेज और डाइड। ठीक है, जिन टिश्यूज़ को ऑक्सीजन नहीं मिलती वो डैमेज हो जाते हैं। स्ट्रोक की अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो स्ट्रोक कैन बी इस्कीमिक और हेमरेजिक। इस्कीमिक स्ट्रोक जो है वो मोस्ट कॉमन है। अबाउट 88% ऑफ द CVA केसेस में हमें इस्कीमिक स्ट्रोक देखने को मिलता है और इस्कीमिक स्ट्रोक कैन बी ड्यू टू थ्रोम्बोटिक, एम्बोलिक और लैक्यूनर। ये तीन टर्म्स क्या होती हैं ये हम नेक्स्ट देखते हैं। इसकी टाइप्स की बात करें तो थ्रोम्बोटिक CVA किसकी वजह से होता है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन की वजह से होता है जो कि किसी ब्रेन की आर्टरी में हो सकता है जो कि एक पार्टिकुलर टिश्यू को सेल को सप्लाई करती है। एम्बोलिक क्या होता है, जो ब्रेन क्लॉट बनता है, जो ब्लड क्लॉट बनता है आउटसाइड द ब्रेन एंड ट्रैवल थ्रू द ब्लड स्ट्रीम टू द ब्रेन, जो कि ट्रैवल कर रहा होता है क्लॉट, उसे हम एम्बोली CVA कहते हैं। लैन्यूलर क्या होता है, इसमें द स्मॉल पेनिट्रेटिंग वेसल्स जो होती हैं उनमें क्या होती है, इंटरप्शन हो जाती है जो कि कहाँ प्रेजेंट होती हैं, बेसल गैंग्लिया में, थैलेमस में, इंटरनल कैप्सूल पोन्स जो कि हमारे ब्रेन के पार्ट्स हैं। ठीक है, हेमरेजिक स्ट्रोक की बात करें CVA रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा, वेस्कुलर एबनॉर्मेलिटी और हाइपरटेंशन। जब हाइपरटेंशन होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है तो हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है। ये इंट्रासेरिब्रल भी हो सकता है और सब रेक्नॉइड भी हो सकता है। मीन्स के जो ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं जिनमें डोरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर, तो सब अरेक्नॉइड मीन्स अरेक्नॉइड के नीचे जो एरिया है वहाँ पर। इंट्रासेरिब्रल हेमरेज इज़ द रिजल्ट ऑफ द ब्लीडिंग इनटू ब्रेन टिश्यूज़। ब्रेन टिश्यूज़ में ब्लीडिंग होगी उसको हम इंट्रासेरिब्रल कहेंगे। वाइल सब अरेक्नॉइड क्या है, जब स्पेस में अरेक्नॉइड और पाया मैटर के नीचे में जो दरमियान जो स्पेस होती है जब उसमें ब्लीडिंग होगी उसे हम कहेंगे सब अरेक्नॉइड हेमरेज। रिस्क फैक्टर्स की बात करें, कुछ रिस्क फैक्टर स्ट्रोक के नॉन मॉडिफेबल हैं। दिस इंक्लूड एज, जेंडर, रेस, फैमिली हिस्ट्री में अगर स्ट्रोक है या हिस्ट्री ऑफ प्रायर स्ट्रोक और हार्ट अटैक, तो ये सब रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, स्ट्रोक की रिकवरी को कम कर देते हैं या मॉडिफाई नहीं कर सकते। CVA रिस्क डबल फॉर एवरी डिकेड आफ्टर द एज ऑफ 55। जितनी आपकी एज ज़्यादा होगी उतना आपका रिकवरी का चांस भी कम होगा और ये ज़्यादातर मेंस में कॉमन है देन वुमेन एंड अफ्रीकन अमेरिकन एंड हिस्पैनिक्स आर ए ग्रेट रिस्क फॉर स्ट्रोक। ठीक है, और इसके लिए इमीडिएट जो है वो केयर की ज़रूरत होती है। हाइपरटेंशन एक इसका रिस्क फैक्टर है और ऐसे पेशेंट्स जो आर्टीरियल फिब्रिलेशन के साथ हैं उनका 5 टाइम स्ट्रोक का चांस ज़्यादा होता है। विद एंटीकोगुलेंट कैन रिड्यूस देयर रिस्क बाय 2/3। फिज़िकल इनएक्टिविटी की वजह से, फिज़िकल एक्टिविटी के ना होने की वजह से स्ट्रोक का चांस रिस्क इंक्रीज़ होता है। एंड लाइट फिज़िकल एक्टिविटी जो पर्सन्स करते हैं उनमें स्ट्रोक का रिस्क भी कम होता है। कुछ मॉडिफेबल या हमने नॉन मॉडिफेबल पढ़े, कुछ मॉडिफेबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिसमें डायबिटीज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रोलिमिया है, सिगरेट स्मोकिंग है, यह हम कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रिंकिंग मोर देन 5 अल्कोहलिक ड्रिंक्स पर डे, इसको भी हम रोक सकते हैं। कम्बिनेशन ऑफ स्मोकिंग, ओरल कंट्रासेप्टिव्स, इन सब चीज़ों पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हम अपने आप को, हम अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक।
साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो इसमें हमारे पास हेडेक है, पेशेंट की विजुअल डिस्टर्बेंस होगी, कन्फ्यूजन होगी, वीकनेस होगी उस एरिया में जहाँ पे स्ट्रोक है, सेंसेशंस उसकी जो है वो चेंज हो रही होंगी, डिजीनेस होगी, अल्टरनेशन इन दी स्पीच। और इसके डायग्नोस्टिक इमेजिंग में हमारे पास कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो कि है रिहैबिलिटेशन गोल टू रिस्टोर लॉस्ट एबिलिटीज़ एज मच एज पॉसिबल। दिस इज़ आवर गोल टू प्रिवेंट स्ट्रोक रिलेटेड कम्प्लिकेशंस को कम करना, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव करना, पेशेंट को एजुकेट करना कि वो बार बार जो है वो स्ट्रोक से, रिकरेंट स्ट्रोक से प्रिवेंट कर सके, पेशेंट को जो है वो और उसकी फैमिली, होम, वर्क स्पेस को, एक्टिविटीज़ को उसके मुताबिक मॉडिफाई करना। बेसिक प्रिंसिपल्स इसमें आते हैं कि कब से हम इसकी रिहैबिलिटेशन स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट 24 to 48 आवर्स तक 0 to 7 डेज़ हम पेशेंट की सिस्टमैटिकली असेसमेंट करते हैं। टू पेयर थेराप्यूटिक प्लान, हम उसके लिए थेराप्यूटिक प्लान प्रिपेयर करते हैं। बिल्डअप इन स्टेजेस, टाइप्स ऑफ रिहैबिलिटेशन अप्रोच हम देखते हैं। पेशेंट की रेगुलर हम जो है वो प्रोग्रेस को देखते हैं। और इन जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं उनको मैनेज करने के लिए देयर आर मल्टी डिसिप्लिनरी टीम। वी हैव ए रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट, फिजिकल थेरापिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट, स्पीच थेरापिस्ट, सोशल वर्कर्स हैं, रिक्रिएशनल थेरापिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि उनको जो है वो उनकी काउंसलिंग करेंगे, नर्सेज हैं, ऑर्थोटिक्स एंड पेशेंट जो उसका केयर गिवर है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट वी हैव ए अर्ली मोबिलाइजेशन। हम अर्ली मोबिलाइजेशन में पेशेंट के लिए क्या करेंगे? इफ़ पेशेंट कंडीशन इज स्टेबल, एक्टिव मोबिलाइजेशन हम शुरू कर देंगे विद इन 24 to 48 आवर्स ऑफ एडमिशन। अर्ली मोबिलाइजेशन इज़ बेनिफिशियल टू पेशेंट आउटकम बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लिकेशंस। जितनी जल्दी हम मोबिलाइजेशन करेंगे उतनी जल्दी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी। इससे पेशेंट पे जो है वो पॉजिटिव साइकोलॉजिकल बेनिफिट पेशेंट को मिलता है। स्पेसिफिक टास्क, सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ जो भी पेशेंट की हैं वो हम दे सकते हैं अर्ली मोबिलाइजेशन में। कन्वेंशनल थेरापिस्ट वो क्या हम करवाएंगे थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज में? फर्स्ट पेशेंट का जो है वो रेंज ऑफ मोशन, पेशेंट के जो मसल्स हैं जो वीक हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग करवाना, मोबिलाइजेशन, फिटनेस ट्रेनिंग, ये सब चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे। न्यूरोफिजियोलॉजिकल अप्रोच में मसल री एजुकेशन अप्रोच, क्योंकि क्या है मसल वीक हो चुके हैं, जो ब्रेन में जो पाथवेज थे वो सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, तो हम पेशेंट की जो है वो री एजुकेशन करेंगे। न्यूरो डेवलपमेंटल अप्रोच, इसमें हमारे पास जो है वो सेंसरी मोटर अप्रोच है, मूवमेंट थेरेपी है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मोटर री लर्निंग प्रोग्राम फॉर स्ट्रोक, क्योंकि पेशेंट जो है वो अपनी मोटर स्किल्स को लॉस कर चुके हैं तो हम उन्हें री लर्निंग दोबारा से सिखाएंगे। कंटेम्प्रेरी टास्क ओरिएंटेड अप्रोच, वो टास्क नहीं कर सकते, वो जो है वो अपने लिए सेल्फ मूविंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते, वो हम उनके लिए उन्हें दोबारा से री लर्निंग करवाएंगे। एम टू इम्प्रूव दी मूवमेंट बैलेंस कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वो अपने ताकि अपने टास्क परफॉर्म कर सकें। नेक्स्ट वी हैव बेसिक फिजिकल थेरेपी में हम बेड पोजीशनिंग, जबकि पेशेंट जो है वो बेड रिडन है, मोबिलिटी करवाएंगे। रेंज ऑफ मोशन पेशेंट की वो सिटिंग में कैसे है, ट्रंक कंट्रोल के वो सही तरीके से बैलेंस के साथ बैठ सकते हैं, कि वो अपने जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं सिटिंग टू स्टैंड, स्टैंडिंग टू वॉकिंग, ठीक है। स्टेयर क्लाइंबिंग, ये हर चीज़ इसमें आती हैं। नेक्स्ट हम एक्टिविटीज़ सेकंड एडीएल्स हम देखेंगे। इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या करवाएगा, जो हम डेली के जितने भी काम करते हैं, बाथिंग है, ईटिंग है, टॉयलेट है, ग्रूमिंग है, ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल थेरेपी के स्कोप में आएंगी, ठीक है। ये सब नंबर थर्ड पे हमारे पास है कम्युनिकेशन, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी, के पेशेंट ने कैसे कम्युनिकेट करना है, क्योंकि बहुत से केसेस में क्या होता है पेशेंट कम्युनिकेट नहीं कर पाते, कॉमन कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है स्वेलिंग, पेशेंट जो है वो सही तरीके से स्वेलिंग नहीं कर पाते, अपना जो है वो डाइजेशन, ये चीज़ें डिस्फेगिया इसको हम कहते हैं, एबनॉर्मेलिटी इन स्वेलिंग थ्रू फूड्स आर
फ्लूइड्स। इसमें क्या है, पेशेंट को वीकनेस है, मसल पैरालिसिस हो चुका है, जिससे भी निमोनिया एंड मेल न्यूट्रिशन का चांस भी इंक्रीज़ हो सकता है। हम इसके लिए जब पेशेंट जो है अपने आर्म, शोल्डर, फुट, एंकल अपने जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, तो हम उसके लिए स्प्रिंग्स, आर्थोटिक्स वगैरह यूज़ करवाएंगे। मोस्टली पेशेंट जो है वो ऑलमोस्ट 72% पेशेंट उनको फर्स्ट ईयर में शोल्डर पेन की कॉम्प्लिकेशन आती है, जिससे उनका शोल्डर डिस्लोकेशन एंड देन क्या हो सकता है, फोर्स एंड शोल्डर तक भी चले जाते हैं। ठीक है, डिले रिहैबिलिटेशन की वजह से शोल्डर पेन उन्हें देखने को मिलता है। ट्रीटमेंट में हम इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं पेशेंट की, ज़ाहिर है जो है वो नर्वस जो है वो ब्रेक डाउन है, नर्वस वीकनेस है, तो हम उन्हें इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन दे सकते हैं। फ्रोजन शोल्डर और शोल्डर हैंड पेन को जो है प्रिवेंट करने के लिए मोबिलाइजेशन दे सकते हैं। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन है, मोडेलिटीज़ है हमारे पास, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है। कुछ पेशेंट्स होते हैं उनमें स्पैस्टिसिटी डेवलप हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, जो उनकी वो टोनिक स्ट्रेच रिफ्लेक्स हैं वो हाइपर एक्टिव होते हैं, उससे हम जो है वो बाय मूवमेंट मोबिलाइजेशन उन्हें हम बाय फिज़िकल एक्टिविटी हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे। कॉग्निटिव एंड परसेप्शन, कुछ पेशेंट जो हैं ज़ाहिर है ब्रेन का इशू है, तो कुछ पेशेंट में मेमोरी लॉस भी हो जाती है, अटेंशन डेफिसिट आता है, विजुअल चेंजेस आती हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, मेमोरी डेफिसिट्स। तो ये हम हर पेशेंट के अकॉर्डिंग उसको देखेंगे, उस लिहाज से पेशेंट की अप्रोच रखेंगे, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच। ट्रीटमेंट में हम ओरिएंटेशन, टाइम, प्लेस, पर्सन, पेशेंट से हम पूछेंगे कि आया कि उसकी मेमोरी जो है वो लॉस है या जो है वो रिकवर्ड है। ठीक है, मेमोरी, रेपिटेशन, हम डिफरेंट इन्वायरमेंट में पेशेंट को जो है वो टेस्ट करेंगे हर लिहाज से। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच देखेंगे पेशेंट के, जो बाज़-औक़ात पेशेंट में पोस्ट स्ट्रोक डिप्रेशन भी आ जाता है, पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है कि आया वो ठीक होता है या नहीं होता। एंजाइटी होती है, जो कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इमोशनल लाइबिलिटी इम्प्रूव्स विद द टाइम। कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस शो करते हैं, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आ जाती है पेशेंट में, ठीक है, और फीकल इनकॉन्टिनेंस आ जाती है, जो कि एक्यूट फेज में देन वो फिर कुछ टाइम बाद ठीक भी हो जाती है। ठीक है, इसके रिस्क जो हैं वो एज, डायबिटीज़, अगर आप कोई और डिसीज़ है जैसे डायबिटीज़, तो इससे क्या होगा, आप में बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस हो सकती है। ठीक है, और ये रिस्क फैक्टर एज के साथ और अगर आपको कोई और पैथोलॉजी है उसके साथ इंक्रीज़ करते हैं। फीकल इनकॉन्टिनेंस ये भी टाइम के साथ साथ इम्प्रूव हो सकती है। इट हैज़ पुअर प्रोग्नोसिस। कॉन्स्टिपेशन और इसकी इन सब चीज़ों की फीकल एंड बाउल एंड ब्लैडर इनकॉन्टिनेंस, इनकी मैनेजमेंट में एडिक्वेट इनटेक ऑफ द फ्लूइड, हम फाइबर डाइट देंगे, बॉल ट्रेनिंग करवाएंगे, ताकि पेशेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिकवरी की तरफ जाए। एंड दीज आर दी रिहेबिलिटेशन स्टेजेस एंड ट्रीटमेंट आफ्टर स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है वो हमने पढ़ा, उसकी टाइप्स क्या होती हैं और कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को स्ट्रोक के बाद आफ्टर स्ट्रोक हम उन्हें ट्रीट करते हैं। एंड दिस इज़ द एंड of my lecture. I'll definitely show that you like this video. Thank you.